नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश महिड़ा आज आपको BA पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर पर भारतीय राजनीति विज्ञान के मूल आधार के शीर्षक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में अध्यापन करूँगा। एक बात मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और जो शासन व्यवस्था उसमें 4 प्रकार के राज्यों की बात की है। एक है लोक कल्याणकारी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पूंजीवादी, चौथा है हस्तक्षेपवादी। ये 4 राज्यों की कल्पना शासन व्यवस्था में की गई है। भारत में जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य, रूस में जो राज्य है समाजवादी राज्य, अमेरिका ब्रिटेन में जो राज्य है पूंजीवादी। इस राज्य का अद्वितीय वर्तमान में नहीं रहा। हस्तक्षेपवादी राज्य किसी भी राज्य में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। अब हम बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्बोधन में कहा था कि सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को मिटाना, सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य की अनिवार्य कर्तव्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सबको समान अवसर, अमीर गरीब के भेद को मिटाना और सभी लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य लक्ष्य। अब हम करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्यास। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्युदय। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्युदय या लोक कल्याणकारी धारणा का आविर्भाव या लोक कल्याणकारी धारणा कहाँ से आई? पहले हम इसकी अर्थ को समझना जरूरी समझते हैं। साधारणतः लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष का कल्याण हेतु नहीं होता, बल्कि संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए होता है। ऐसा राज्य जो सभी लोगों के कल्याण की बात करे, जिसमें हम तीनों की बात कर सकते हैं: अमीरी गरीबी के भेद को मिटाना, सभी को समान अवसर प्रदान करना और लोगों के जीवन स्तर को उठाना, ये लोक कल्याणकारी राज्य के विचार है। भारत में ये लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा का विषय नया नहीं है। हालांकि ये राम राज्य के समय में भी था, प्राचीन समय में भी था, किंतु उस समय देवी उदय का राज्य की देवी उदय शक्ति का प्रतिपादन था, जिसके अंतर्गत देवी उदय था, देवी शक्ति थी राजा को, किंतु फिर भी उसमें नरेश के कर्तव्यों का अवहेलना किया गया था। नरेश के कार्यों की बात की गई थी, राजा के कार्यों की बात की गई थी। महाभारत, पाराशर की समर्थियां, मार्कंडेय, मनु, याज्ञवल्क्य आदि में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि लोगों के जीवन स्तर को किस प्रकार से ऊपर उठाया जा सकता है। उदाहरण के वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है, जो नरेश, जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसके चतुर्मुख उन्नति का प्रयत्न नहीं करता है, वह नरक का भागी होगा। यानी वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत में कि जो राजा अपने जनता को पुत्र के समान न समझकर उनके उत्थान की बात नहीं करता है, वो नरक का भागी होगा। प्लेटो और अरस्तु ने भी राजा के कर्तव्यों के बारे में विचार किया है। अरस्तु ने कहा है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद्जीवन में अस्तित्व बचा रहता है। इस प्रकार हमें लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के बारे में पुरातत्व ग्रंथों में इसका अभ्युदय माना गया है। पुरातत्व ग्रंथों में भी यह बात कही गई है। किंतु अब हम बात करते हैं 1848 में कार्ल मार्क्स तथा एंजेल्स ने साम्यवादी जो घोषणा पत्र दिया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य के कर्तव्यों के बारे में बताया है।
अब हम करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और परिभाषा। क्या लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषाएं? लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषाएं। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषाएं, इसमें कई विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी। 1948 में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा दी है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने 1948 में दिया जो परिभाषा दी, उसमें दिया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से हैं जो सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करता है। न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना उसका अनिवार्य कार्य है, उसका अनिवार्य उत्तरदायित्व है। T.W. केंट कहते हैं, केंट महोदय ने बताया गया है कि लोक हितकारी या लोक कल्याणकारी वह राज्य है जो नागरिकों के व्यवस्था समाज सेवाएं प्रदान करता है। समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वृद्धावस्था पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना है। डॉक्टर अब्राहम ने कहा है, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण में करता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरी गरीबी के भेद को मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के तत्व है। इस प्रकार हमने लोक कल्याणकारी तत्वों की इन सभी परिभाषाओं के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति छागला ने एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 1954 में मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा दी, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जो बात कही वो इस प्रकार है। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन की पतित अवस्था से निकलकर यानी कमजोरी की अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण। लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिकों द्वारा सच्ची स्वतंत्रता का उपयोग करना है। ये लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की कुछ परिभाषाएं दी गई है। इसमें होबेंस की भी परिभाषा है, वह यानी लोक कल्याणकारी राज्य जो दो अथियों के एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है, दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद। तो इस प्रकार से बहुत सारे लेखकों ने अपनी परिभाषाएं दी, जिसमें हम मुख्य 4-5 परिभाषाओं को ले सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले सकते हैं, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज को ले सकते हैं, T.M. केंट को ले सकते हैं, T. अब्राहम को ले सकते हैं और होमबेन को ले सकते हैं। ये 5 परिभाषाएं मुख्य है। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण नंबर 1, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं लोक कल्याणकारी? नंबर 1 है आर्थिक लक्षण। नंबर 2 है राजनीतिक लक्षण। नंबर 3 है सामाजिक लक्षण। सामाजिक लक्षण यानी लोक कल्याणकारी राज्य के आर्थिक लक्षण क्या होंगे, राजनीतिक लक्षण क्या होंगे, सामाजिक लक्षण क्या होंगे, यानी कौन कौन से ये 3 इसके। चौथा है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि। और 5वां है विश्व शांति। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। सबसे पहले हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं।
लोक कल्याणकारी राज्य के आर्थिक लक्षण क्या हो सकते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य सबसे मुख्य बात पुरानी कहावत भी है कि भूखे भजन नहीं होते, यानी सबसे मुख्य बात आर्थिक सुरक्षा पर निर्भर करती है कि हम अब तक अनुभव स्पष्ट करता है, अब तक की शासन व्यवस्था से अनुभव स्पष्ट करता है कि शासन का रूप स्वरूप चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है, राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के पास रहती है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। अतः राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में निहित करने के लिए, राजनीतिक शक्ति को अधिकाधिक लोगों में देने के लिए, जनसाधारण के हित में इसका प्रयोग करने के लिए आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था नितांत आवश्यक है। जन कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में आर्थिक सुरक्षा का तात्पर्य 3 बातों से होता है। आर्थिक सुरक्षा किन किन में होती है? सभी व्यक्तियों को रोजगार, नंबर 1 है सभी व्यक्तियों को रोजगार, नंबर 1 है लक्षण, आर्थिक लक्षण में कि सभी लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, सभी लोगों को काम का अधिकार होना चाहिए। नंबर 2 है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। नंबर 3 कि आदमी को जो जीने के लिए आधारभूत सुविधाएं चाहिए वो मिलनी चाहिए, उसको इतना परिश्रम मिलना चाहिए जिससे भोजन मिल सके, वस्त्र मिल सके, निवास रह सके, शिक्षा की सुविधा मिल सके और स्वास्थ्य की सेवाएं, यानी ये 5 जो तत्व है, 5 जो लक्षण है, ये व्यक्ति के जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। तीसरा है अधिकाधिक समानता की स्थापना, अधिकाधिक समानता, अधिकाधिक समानता, यानी समान राज्य की स्थापना करनी चाहिए। आय के बीच में ज़्यादा अंतर न हो, लोगों में ज़्यादातर आय की समान हो। इसी प्रकार 2 नंबर पॉइंट है हमारा राजनीतिक लक्षण, यानी राजनीतिक लक्षण क्या क्या होने चाहिए, राजनीतिक लक्षण कौन कौन से होने चाहिए, राजनीतिक कौन कौन से राजनीतिक लक्षणों की पूर्ति हो सकती है। लोक कल्याणकारी राज्य की दूसरी विशेषता राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो, अपने विवेक के आधार पर इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सके, अपने विवेक से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य में? राजनीतिक लक्षण किस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं? नंबर 1 लोकतांत्रिक शासन, शासन व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नंबर 1 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोगों द्वारा संचालित सरकार होनी चाहिए। नंबर 2 जैसा भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है, नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ये नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख, नागरिक स्वतंत्रताएं, मूल अधिकार हमारे राजनीतिक लक्षण के तहत आते हैं। राजनीतिक लक्षणों में इनकी बात कही गई है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, समाज में लोगों को अधिकाधिक समाज सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि धर्म, जाति, वंश, रंग, लिंग, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 16 से लेकर 19 तक इस बात की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16 से लेकर 19 तक इस बात की व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। नंबर 4 है राज्य के कार्य क्षेत्र में व्यक्ति। अब लोक कल्याणकारी राज्य के अभ्युदय से, लोक कल्याणकारी राज्य के विचार से एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई जिसने अधिकाधिक जनहितैषी कार्य किए जाने लगे, अधिकाधिक जनहितैषी कार्यों का काम हुआ।
स्वतंत्रताएं कम हुई। इस प्रकार से नंबर 5 है मुख्य जो लोक कल्याणकारी राज्य का है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना, सब व्यक्ति पूरे विश्व की संपूर्ण समाज की सुरक्षा की बात की जानी चाहिए। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य एक कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य लक्षण के अनुसार ही किए जाने चाहिए। जिस प्रकार से लक्षण बताए गए हैं उस प्रकार से भी कार्यों की बात की जाएगी। तो लोक कल्याणकारी राज्य का आर्थिक लक्षण की बात करते हैं तो आर्थिक कार्य होने चाहिए। राजनीतिक लक्षण की बात करते हैं तो राजनीतिक कार्य करने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सामाजिक कार्य होने चाहिए। राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की बात करते हैं तो राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि के होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना की बात करते हैं तो सबसे मुख्य बात है आंतरिक व्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। आंतरिक व्यवस्था, और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। सबसे मुख्य कार्य राज्य का ये रहता है लोक कल्याणकारी राज्य का कि आंतरिक रूप से भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो, आंतरिक सुव्यवस्था हो। आंतरिक व्यवस्था में भी किसी प्रकार की कोई सुव्यवस्था रहे, आंतरिक व्यवस्था में शांति और व्यवस्था हो। और राज्य का ये मुख्य कर्तव्य रहता है कि राज्यों को दूसरे देशों से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करें। नंबर 2, व्यक्तियों के पारस्परिक राज्य व विदेशों से संबंध। इस प्रकार की व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि मानव का स्वभाव होने से, मानव स्वार्थी होने से, पृथक विचारशीलता के कारण अपने विचारों में भेद होता है। इन्हीं प्रतिबंधों के भाव में विचार में वर्ग संघर्ष हो सकता है। इसलिए व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रतिबंधों का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 3 है कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियम। कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियम, यानी ये सब नियमानुसार होने चाहिए। ऐसा न हो कि इसमें नियमों का अभाव है। लोक कल्याणकारी राज्य का परम दायित्व है, मुख्य दायित्व है कि ऐसे राज्य की कल्पना करें जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, जिसमें राज्य के कृषि उद्योग व्यापारों का संयमन किया जाए। भारत में इसके लिए भू राजस्व कानून लगाए गए, वाणिज्य कानून लगाए गए और उद्योग से संबंधित कानून बनाए गए। नंबर 4, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा संबंधी लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाले कार्य, जीवन स्तर को आगे बढ़ाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का परम कर्तव्य है कि ऐसे सभी आर्थिक कार्य सुरक्षा की जानी चाहिए। आर्थिक बातों में अनेक बातें शामिल है जिसमें लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो, समानता की बातें हो, गरीबी अमीरी के भेदभाव को मिटाया जा सके। ऐसे सभी व्यक्तियों को शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से कार्य किया जाना चाहिए। राज्य के द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। नंबर 5, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इसका मुख्य ये बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा
नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आप स्वस्थ बनाने के लिए पर्याप्त रूप से भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। नंबर 6 है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है और व्यक्तित्व के विकास में सहायक और आवश्यक है। इस दृष्टि से शिक्षा सुविधाओं का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा एक निश्चित दर पर शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क किया जाएगा। औद्योगिक व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा सुविधा दी जाएगी। नंबर 7 सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इस प्रकार की सुविधाओं का कार्य किया जाना चाहिए जिससे संचार साधन, रेडियो साधन, बैंक, लाइट, विद्युत, कृषि में वैज्ञानिकता आदि साधनों का सार्वजनिकरण किया जाना चाहिए। आज आपको इतना ही कराएंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें हमने 4 टॉपिक मुख्य किए। नंबर 1 हमने किया लोक कल्याण के राज्य का। नंबर 2 किया लोक कल्याण के राज्य की परिभाषा। नंबर 3 किया लोक कल्याण के राज्य के लक्षण। नंबर 4 हमने किया लोक कल्याण के राज्य के कार्य। तो इसको ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से समझ ले ताकि एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।